मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं 12वीं कक्षा के लिए दिगंत भाग 2 पाठ 12 तिरिछ कहानी के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो लेखक उदय प्रकाश द्वारा रचित शीर्षक कहानी है। हमारे बच्चे ध्यान देना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने वीडियो में तो सभी बच्चों के लिए मार्गदर्शन के रूप में जरूर कहा हूँ। हमारे बच्चे, समय की बड़ी कीमत समझना है। हमारे बच्चे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। और जानते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता और पिता शत्रु के समान हैं जो अपने माँ बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। वह उसी प्रकार समाज में या उसी प्रकार शोभा नहीं पाते हैं जिस तरह से हंस की पंक्ति में बगुला शोभा नहीं पाता है। हमारे बच्चे जरूर माँ और पिता की गरिमा को रखते हुए, हम चाहेंगे कि बहुमूल्य कीमत को लेते हुए हमारे बच्चे अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। और अगले वीडियो में हमारा लाइव क्लास जरूर देखें, जो कि बोर्ड मॉडल पर आधारित हम 12वीं कक्षा के लिए आया हूं, और मैट्रिक बोर्ड के लिए हमारे हिंदी व्याकरण से लेकर एक सीट जो है हमारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल पर आधारित। तो चलिए बच्चे, हम वहाँ नहीं जाते हैं। आज मैं तिरिछ कहानी के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब क्योंकि प्रश्न पूछ देता है कि तिरिछ क्या है। तिरिछ, तो बच्चे तिरिछ का मैंने हल्का सा यहाँ पर चित्रण प्रस्तुत किया है बच्चों को समझने के लिए, जो कि तिरिछ, ध्यान देना है, तिरिछ छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड है। लिजार्ड छिपकली जिसे कहते हैं, अंग्रेजी शब्द आया है, लेकिन याद रखना होगा हमारे बच्चों को कि तिरिछ छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है, जिसे विषखापर भी कहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि कोबरा से भी बहुत बड़ा भयानक होता है। यदि तिरिछ जिसका पीछा कर ले तो उसको बिना डसे नहीं छोड़ता है। तो चलिए बच्चे, पहले हमारे याद रखना है कि तिरिछ क्या है। तो हमारे बच्चे याद कर लिए, तिरिछ छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है, जिसे विषखप्पर भी कहते हैं, विषखप्पर। और हमारे बच्चे कहानी में तिरिछ किसका प्रतीक है, यहाँ पर हमारे बच्चे भूलना मत। कहानी में तिरिछ प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। यहाँ पर ध्यान देना है हमारे बच्चों को। बहुत ही मार्मिक कहानी है, जो हमारे दिगंत भाग 2 में एक से कहानियाँ अपनी अपनी जगह पर तो आई हैं, लेकिन तिरिछ कहानी जो हमारा विषखप्पर प्रजाति का जो है, इसी पर आधारित है। तो चलिए, हमारे उदय प्रकाश द्वारा रचित शीर्षक कहानी के बारे में मैं बच्चे प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो हमारे बच्चे इस कहानी को जरूर सुनेंगे। और उसके बारे में बीच बीच में कहीं से प्रश्न बनकर आता है, यदि वस्तुनिष्ठ, तो एकदम हमारे बच्चे सही रूप से उसका वास्तविक चित्रण करेंगे। तो आइए बच्चे, चलिए, लेखक जो है बता रहा है कि लेखक कहानी के बारे में, उदय प्रकाश की अधिकांश कहानियां ग्रामीण संवेदना से ओतप्रोत हैं। ध्यान देना है, ग्रामीण संवेदना। और तिरिछ कहानी में भी इसकी एक झलक दिखाई देती है, जो बच्चे ध्यान देना है। और तिरिछ में एक पिता के माध्यम से लेखक पुरानी पीढ़ी के संस्कारों और विश्वासों को बारीकी से समझने का प्रयास जो है करता है। इसमें वर्णित पिता के घर को लौटते समय रास्ते में तिरिछ काट लेता है। तिरिछ, तो उसके आगे क्या घटना घटती है, जिसके बारे में लोक
प्रचलित है, समाज में कहावत के रूप में यहाँ पर हमारे उदय प्रकाश बता रहे हैं। लेखक कह रहा है कि समाज में प्रचलित है कि तिरछ का काटा आदमी बच नहीं सकता। लेखक की एक प्रचलित यह भाव, लेखक की एक प्रचलित विश्वास के सहारे अपने समय के यथार्थ से जोड़कर हमें देखने का कोशिश करता है। लेखक कहानी में यह भाव इस कहानी में यह भाव निहित है कि शहर की अमानवीयता तिरछ से ज्यादा भयंकर और प्राणघातक है। हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने 2 जगह लिखा है। एक लिखे हैं सांप के प्रति और एक लिखे हैं सागर और गिरगिट। और पोद्दार राम अवतार अरुण ने भी लिखा है शहर में रात। तो शहर की ग्रामीण जीवन से ही लोग शहर में जाते हैं, लेकिन शहर पर ये कुठात व्यंग जो है यहाँ पर लेखक ने किया है कि ज्यादा भयंकर और प्राणघातक हैं। अमानवीयता उनमें कूट कूट कर भरी रहती है, और इसलिए उसने एक ऐसे पिता के चरित्र का निर्माण किया है जो संकोची, सरल और शहर में अनासक्त है। शहर और गांव हमारे बृहद समाज के हिस्से का है। यही आधुनिक सभ्यता के समझ, उत्पादन और शासन प्रशासन की इकाइयाँ हमारी स्थिति को प्राप्त करती है। ध्यान देना है हमारे बच्चे। और विकास की संभावनाओं के इसी द्वार पर बहुत सी विकृतियां भी घेरा डाले हुए मिलती है। कहानी का तात्पर्य है कि विकास के साथ ही विकृतियों का भी प्रादुर्भाव होता है। जहाँ विकास होता है वहीं पर प्रादुर्भाव भी होता है, और वे इस तरह विकास के स्वस्थ परंपरा में अवरोधक बनकर उपस्थिति होती है। आधुनिक युग में अगर हमें वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न किया तो उपहार में संवेदनहीन और अमानवीयता जैसे विकृत मूल्य भी दिए हैं। चलिए, विज्ञान के बता रहा है यहाँ पर लेखक कहानीकार परिचय कि एक तरफ यदि हमारा विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है। ये मानव जीवन के लिए कितने खतरनाक है, इसी तथ्य को उजागर तिरछ कहानी करती है। तिरछ माने शहर से संबंधित और गांव से, माने कितनाऊ है तो गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं, और शहर में अमानवीयता है जो तिरछ से भी भयंकर है, तिरछ से भी ज्यादा विषधर है। तो यहाँ पर हमारे उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी का भाव हमारे बच्चे जरूर समझने का प्रयास करिएगा। आगे हमारे बता रहे हैं लेखक कि जहाँ तक तिरछ का सवाल है, कहानीकार का उद्देश्य समाज में प्रचलित विश्वासों का चित्रण करना नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से शहरी जीवन की संवेदनशीलता को उजागर करना है। यहाँ पर हमारे कहानीकार प्रस्तुत कर रहा है। तिरछ कहानी में नैरेटर अंग्रेजी शब्द है। कहानी सुनाने वाला के स्वप्न में तिरछ बार बार आता है और उसे आक्रांत करता है। तिरछ को लेकर लोक मानस में कई तरह के विश्वास प्रचलित हैं। मसलन एक तो आदमी को यह जैसे ही काटता है तिरछ बताया गया है। पहले से हम लोग सुने कि तिरछ ज्यों ही आदमी को किसी को यदि डसता है तो वैसे ही वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उसी पेशाब में क्या हो जाता है, लौट जाता है। और अगर तिरछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी कभी भी जीवन में बच नहीं सकता। इसके पहले हमारे आदमी को सतर्क रहना है, और अगर उसे बचना है तो तिरछ के पेशाब से लौटने के पहले ही खुद किसी नदी, कुएं, तालाब में जाकर डुबकी लगा लेना चाहिए, या फिर तिरछ के ऐसा करने के पहले उसे मार देना चाहिए। तब तो आदमी बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता है। यहाँ पर हमारे लेखक के द्वारा रचित कहानी तिरछ के बारे में बता रहा है लेखक कहानीकार। चलिए आगे हमारे लेखक दूसरी बात यह है कि तिरछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उसे नजर टकरा जाए। मानव का और तिरछ से
जब नज़र में नज़र मिल जाए, अगर तिरिछ को देखो तो उसके कभी आंख मत मिलाओ, और आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है, फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर काट ले, लेकिन अंत में तिरिछ उसको डस कर ही छोड़ेगा, काट कर ही छोड़ेगा, पीछे पीछे लग जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मार्मिक कहानी, शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन की संवेदनाओं पर आधारित ये हमारी रचित कहानी है। तिरिछ के संबंध में प्रचलित यह धारणा है कि हमारे सामाजिक यथार्थ का अहम पहलू है। ध्यान देने की बात है कि जब हम विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में इतना जब आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती और वे समय से हमें बहुत पीछे खींच ले जाती है। चलिए, तिरिछ कहानी के माध्यम से लेखक कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है हमारे समाज के प्रति। यह समय से एक तरह का टकराव है। एक ही समय में दो भिन्न प्रकार के सत्य अपने अस्तित्व का आभास कराते हैं। एक वैज्ञानिक प्रगति और तार्किक जीवन दृष्टि का बोध कराता है, तो दूसरा जड़ीभूत मान्यताओं और अंधविश्वासों का। दो चीज क्या क्या? एक अंधविश्वासों का और दूसरा जो है एक वैज्ञानिक प्रगति का और तार्किक जीवन से संबंधित। इन मान्यताओं को कोई तार्किक आधार नहीं होता, परंतु वे जीवन में जबरदस्त प्रभावी भूमिका निभाती हैं। चलिए बच्चे, आगे हमारे लेखक तिरिछ के विषय में एक और विश्वास की जिक्र कहानी में आती है। क्या कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी से दोबारा जी उठते हैं। किसी भी जीव को हम मार देते हैं तो यदि रात को ओस पड़ती है या कोई भी चीज, तो जीव क्या होता है? पुनः जी जाता है दोबारा। चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होती है। और कई बार देखा गया है कि जैसे सांप को मरा हुआ हम यदि छोड़ दें रात में तो ये फेंक दिया जाता है, और उस समय शरीर चांद में क्योंकि शीत से भींकर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है, फिर हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। वो सांप, लोग कहते हैं सांप के आँख में रेडियम कोई चीज़ होता है, किसी भी सांप को जब हम मारें तो उसके आँख को थूड़ दें, उस पर कुचल दें, और नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो उसके आँख में रेडियम द्वारा जिस बताया गया कि फोटो तस्वीर आ जाती है, दूसरा सांप उसका यदि आता है देखता है तो किसी को डसे हुए नहीं छोड़ता है। एक कहावतें हम लोग सुने हैं। चलिए बच्चे, तो उसी तरह से तिरिछ को भी देखें तो तुरंत मार दें। चलिए, इस तरह की मान्यताएं अवैज्ञानिक होती हैं, इसका कोई निर्धारण तार्किक प्रस्तुत नहीं होता है, जिनका कोई आधार नहीं होता, किंतु ये हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा है और मनुष्य को बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। यह कहानी और भी कई स्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लेखक की संवेदना को उजागर करते हुए तिरिछ में दो पीढ़ियों के अंतर को भी लक्षित किया है। हमारे उदय प्रकाश कहानीकार ने नई पीढ़ी किस तरह तटस्थ और संवेदन शून्य होती जा रही है, इसी कहानी के कुछ अंशों से उद्धृत कर देखा जा सकता है। आइए हमारे बच्चे, आगे हमारे कहानीकार इतना तो भाव के बारे में स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है हमारे कहानीकार ने। और चलिए, अब हमारा कहानीकार आगे लिख रहा है इसके बारे में कि यह घटना जो है लेखक के पिता, चलिए, स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार उस समय कैश रजिस्टर चेक कर रहा था। उस वक्त अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया। किस तरह से डर गया? आतंकवादी गतिविधियों और बैंक डकैतियों की घटनाओं से लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए अग्निहोत्री का घबराहट और भय स्वाभाविक है। लेकिन कहानी में एक बूढ़ा होता हुआ बेचारा किस्म का आदमी जिस तरह कैशियर के सामने खड़ा होता है, इससे उसकी दुर्भावना का एहसास तो नहीं हो सकता सिवाय उसके बेचारगी पर तरस खाने के। ऐसे में उस व्यक्ति से किसी प्रकार की संवेदना न जताते हुए भय या आतंक का एहसास दिलाना सिर्फ उसकी अथवा उस मैली कुचैली पीढ़ी की उपेक्षा का तिरस्कार ही कहा जा सकता है। तिरिछ में यह भावबोध प्रबल रूप से उभर करके आता है। हमारे लेखक कुछ समाज की चर्चाओं से बता रहा है कि यह तो घटना लेखक के पिताजी से संबंधित है, जिसको तिरिछ बार बार जो है आता है और डस दिया है। चलिए बच्चे, इस समझना भाव में, जो कि कहानी का भाव मैंने
पहले ही स्पष्ट कर दिया है हमारे बच्चे। साथ ही भारतीय व्यवस्था में पुलिस तंत्र की कलई भी खोलती है। पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर लड़कों ने बताया कि लड़के उन्हें बीच बीच में ढेले मार रहे थे। यह बड़े बूढ़ों के प्रति युवा पीढ़ी की उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान और घृणा का एक उदाहरण है। पिता की मृत्यु अधिक रक्तस्राव से होती है। लेखक के पिता, चलिए खून गिर जाता है, बच्चे अधिक से ढेला मार दिए थे, रक्त का स्राव अधिक हो गया था। लेकिन कहानी का परिचय देते हुए लेखक आगे बता रहे हैं कौन कौन से हमारे जो है पिताजी के बीच संबंधित घटनाएं घटती हैं। तो ईंट का एक बड़ा सा टुकड़ा उनकी कनखट पट्टी पर लगता है, उनके मुंह से खून निकलने लगता है। यह युवा पीढ़ी की अराजक और हिंसक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। 80 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, उसके प्रवाह में आकर युवा पीढ़ी बेहद उच्छृंखल, अराजक, मर्यादा विरोधी हो गई थी। इस कहानी में उस अराजक मनोवृत्ति का स्पष्टीकरण दिखाई देता है। तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी। माने लेखक के पिताजी से संबंधित यहाँ पर बताया है लेखक कहानीकार कि हमारे जानते हैं पटना के गांधी मैदान में जिस समय जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था, तो उसमें युवा पीढ़ी के जितने भी लोग थे, लड़के थे, उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था हमारे बच्चे। जो कि ये भारत के लिए उनकी संपूर्ण क्रांति जो है बड़ी जोशीला भाषण था। तो यहाँ पर लेखक भी जो तिरछ कहानी के माध्यम से समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास का द्योतक है, और वो भी शहरी जीवन की संवेदनाओं से लेकर, इससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जयप्रकाश नारायण के हाथ से निकलकर अपने उद्देश्य से भटक गया था और पूरी तरह से अराजक रूप से ले चुका था। कहानी इसका संकेत छोड़ती है और साथ ही संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अकथनीय कविता आंदोलन की नकारात्मक सोच के प्रभाव को युवा पीढ़ी में देखने की कोशिश की गई है। चलिए बच्चे, 7वें दशक में उभरी इस प्रवृत्ति ने मूल्यों की उसकी संपूर्णता में नकार दिया था। पिता पुराने मूल्यों और आदर्शों के वाहक हैं, इसलिए कहानी में उनके अस्तित्व की नई पीढ़ी द्वारा नकारने की कोशिश परिलक्षित करती है। पिता पुत्र के संबंधों में जो आत्मीयता और बेचैनी होनी चाहिए, उसका आभास इस कहानी में दिखाता है। जैसे यथा इस टुकड़े से लेखक बता रहा है कुछ विषय से हट करके उपमा देते हुए, जयप्रकाश नारायण का जो क्रांति का उद्घोष किए थे, संपूर्ण क्रांति, वो कम नहीं थी उसमें युवा पीढ़ी। तो उसी तरह से ये हमारे तिरछ कहानी की भावात्मक परिचय का बल, मुझे यह सोचकर अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने में लग गए होंगे यह सब सपना है। जैसे ही वे जानेंगे सब ठीक हो जाएगा। लेखक समझ रहा है। ध्यान देने की बात है कि वाचक नरेटर के पिता त्रासद अंत का जिस तटस्था एवं निष्पक्षता से वर्णन करता है, वह पूरी तरह से अविश्वसनीय लगते हुए भी हमारे सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ है। अराजक पीढ़ी का विरूप मानसिकता के संदर्भ में विचार करने पर बात साफ हो जाती है। लेखक स्पष्टीकरण के तौर पर बता रहा है, आत्मीयता एवं सहानुभूति नितांत मानवीय मूल्य है और हमारे संबंधों को स्वस्थ एवं सजीव बनाते हैं। पिता की ऐसी दर्दनाक मृत्यु पर पुत्र को राहत महसूस होना स्वस्थ और आपसी संबंध को रेखांकित नहीं करता। इस आत्मीयता का यदि लोप हुआ है, इस कमी दिखाई देती है, तो इसके कारण हमारे सामाजिक राजनीतिक ढांचे में ही मिल जाएंगे। चलिए, हमारे कहानीकार बता रहे कि तिरछ में पिता की उपस्थिति एक कवच की तरह है और जिसके रहते स्वतंत्र निर्द्वंद होकर खेलती कूदती और गहरी नींद सोती है। यह बचपन की अनुभूति है जिसमें आत्मीयता और मानवीय संवेदना का बहुत अंश विद्यमान दिखाई देता है। आगे एक एक पंक्ति का थोड़ा भावात्मक शैली में हमारे उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है जो बता रहे हैं तिरछ के बारे में, इसके मूल भाव को। तिरछ
कि लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी। बिल्कुल वह वही तिरिच था। मेरे भीतर हिंसा, उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। थानू, याद रखना है, थानू हैं, राम अवतार पंडित हैं। बहुत से हमारे कहानी में पात्रों का चित्रण आया है। हमारे बच्चे कभी भी भूलने की कोशिश। थानू और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठी की, खूब सारी मिट्टी का तेल उसमें डाला और आग लगा दी कि तिरिच उसमें जल रहा था। यह आत्मीयता और सहानुभूति एवं तिरिच के प्रति हिंसा की भावना आगे चलकर खंडित होती है। इससे मन में यह शंका उठना स्वाभाविक है कि वाचक जो कहने वाला है, जो नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, अमानवीयता एवं संवेदनहीन का शिकार तो नहीं हो गया है। तिरिच कहानी के पिता अत्यंत सरल, संकोची एवं ग्रामीण ढंग के व्यक्ति हैं। चलिए, और पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव की पगडंडियां उन्हें भूल गए। तो लेखक जो है बता रहा है कि एक घटना जो घटती है उसके पिताजी के संबंधित, तो अपने रास्ते में पगडंडियां रास्ते भी भूल जाते हैं जब तक जाना जरूरी न हो जाए। और उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि पुरानी पीढ़ी, विशेष रूप से गांव में रहने वाले, नए जीवन मूल्यों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। आज भी लोग ऐसे हैं, भले ही बदली हुई स्थितियों में अप्रासंगिक हो गए हैं। गांव की यह पीढ़ी आधुनिकता से आक्रांत भी है। कहानी में जिस स्वप्न का जिक्र बार बार आता है वह जिसमें वाचक भयाक्रांत और बेचैन हो जाता है। यही कहानी आपातकालीन आतंक का आभास देता जान पड़ता है। भावात्मक शैली में हमारे उदय प्रकाश द्वारा रचित मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयंकर और बेचैनी से भी भरा सपना था। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते और मैं पसीने से लथपथ होकर बेदम होने लगता और बहुत सी डरावनी सुनकर देने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। लेखक इस कहानी के बारे में बता रहा है। ऐसे ही अनुभव आपातकाल के दौरान भी भुक्तभोगी सुनाया करते थे। नागरिक अधिकारों का हनन, अभिव्यक्ति का स्वतंत्र प्रतिबंध जैसे आपातकालीन यथार्थ को प्रतिबिंबित करता है। जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश तो आपातकाल में बड़े पैमाने पर हुई, क्योंकि इससे सत्ता का कोई कलई खुलने का डर नहीं था। लेखक बता रहा है कि धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरिच से बच सकता था। यह कहानी में तिरिच आतंक का पर्याय बनकर उभरा है। यह आतंक शहरी आधुनिकता एवं जीवन दृष्टि का हो सकता है और सत्ता की निरंकुशता का भी। इस कहानी के भिन्न भिन्न पाठ अपना अलग अलग अर्थ संकेत छोड़ते हैं। इसी अन्वेषण में इसके यथार्थ की प्रासंगिकता निहित है। कहानी में एक तरफ आतंक और यंत्रणता से उपजी बेचैनी, तनाव और असहायता का भाव निहित है, तो दूसरी ओर शहरी कहें या आधुनिक मनुष्य की संवेदनहीनता और अमानवीयता छिपी हुई है। आधुनिकता का सबसे ज़्यादा प्रभाव शहरों पर पड़ा है और मूल्यों का संक्रमण यही सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। परंपरा और आधुनिकता अथवा पुराने और नए द्वंद्व से जहाँ नवीन भावबोध कर सृजन हुआ, वहीं कुछ विकृतियों ने भी जन्म लिया है। ये विकृतियाँ मूलतः और सापेक्षिक रूप से मानव विरोधी थी। समाज का आधारभूत इकाई परिवार को ही देखे तो संयुक्त परिवार में टूटना आधुनिक जीवन की स्थितियों का परिणाम का अनिवार्यता है। चलिए, नई परिस्थितियों में आत्मीय संबंधों में संकोच कहीं न कहीं हमारी संवेदनशील को व्यक्त करता है। संवेदना के इस क्षण से अजनीपन में अकेलापन, घुटन और संत्रांश जैसे भावबोध प्रकट हुए हैं। तिरिच के पिता शहर की आधुनिकता से इतने आक्रांत हैं कि वे न तो किसी से अदालत का रास्ता पूछ सकते हैं और न ही प्यास बुझाने के लिए पानी मांग सकते हैं। चलिए, ग्रामीण इतिहास से जिसके बारे में लेखक इस घटना को बता रहा है, अपने पिताजी के बारे में जिसे तिरिच ने डस लिया था, तो उसे धतूर के काढ़े पिलाया गया था और लेखक के पिताजी जो है
अपने कोर्ट न्यायालय में जाने वाले थे, वहाँ से बैंक में जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसके माध्यम से, जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता चलता है, वे वहाँ से चल पड़े होंगे। एक ठेठ ग्रामीण संवेदना का व्यक्ति शहरी वातावरण में किस तरह से खुद को अजनबी, असहाय और अकेला महसूस करता है, उपयुक्त दृष्टांत से इसका अंदाज लगाया जा सकता है। अथवा हम कह सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी की व्यक्ति अपने नैतिकता, आदर्श और संस्कारों के साथ नई पीढ़ी के भावबोध को आत्मसात न कर पाते हुए स्वयं को बेचैन, अकेला और ठगा सा महसूस करता है। चले बच्चे, बहुत ही मार्मिक कहानी। चलिए आगे क्या होता है। लेखक बता रहा है अपने पिताजी से संबंधित की घटना के बारे में कि शहर की आपाधापी और उसमें पिता की स्थिति पर वाचक की प्रतिक्रिया देखें। वैसे मेरा अपना अंदाज है कि इसी बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील S.N. अग्रवाल से माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन उनके पूछने पर यह लोग चुपचाप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे। किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा तो पिताजी ठीक से समझ नहीं होंगे। फिर अपमानित, दुखी और परेशान हो रहे होंगे। शहर में ऐसा ही देखने को मिलता है। लेखक कहानीकार पिताजी से संबंधित इस कहानी को बता रहा है कि लेखक कि पिताजी कैसे जाते हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं। वैसी विडंबना है कि पुरानी पीढ़ी की बात को नई पीढ़ी न समझ पाती और नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी समाज के वैसे तत्वों पर, बातों पर रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में संवेदनहीनता स्वाभाविक है। पुरानी पीढ़ी का अकेलापन इसी प्रवृत्ति का परिणाम है जिसमें उस नई पीढ़ी की उपेक्षा, घृणा और अपमान सब कुछ सहना पड़ता है। शहर आधुनिकता का प्रतीक है। इस तरह आधुनिक नई पीढ़ी और शहर के एक बिंदु पर खड़े दिखाई देते हैं। इन तीनों में बौखलाहट, जल्दीबाजी, संवेदनशीलता, संकुचित दृष्टि और व्यक्तिवादिता जैसी प्रवृत्तियां कामोवेश अपने अस्तित्व बनाए हुए हैं। स्टेट बैंक के कैशियर, अग्निहोत्री, पुलिस थाना के दरोगा और सिपाही, वे तमाम लड़के पिताजी के साथ लगभग एक ही जैसा व्यवहार तो करते हैं। कोई उनके दुख को सुनने समझने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उल्टे उन पर तरह तरह के आरोप लगाकर पीट कर उनकी हत्या कर देते हैं। लेखक के पिताजी को यहाँ शहरी शिक्षित मध्य वर्ग एवं बौद्धिक वर्ग की स्वार्थपरता पर उपभोक्तावादी मूल्यों को बढ़ावे प्रभाव का नजरअंदाज नहीं किया गया है। इस कहानी में तिरछ उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपियाल किसी खास पारी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दीबाजी में वे चले गए। लेखक के पिताजी से अन्य घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में लेखक बता रहा है। एक कवि स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील प्राणी माना जाता है और पत्रकार अपनी तत्परता के लिए जान पड़ता है। थपियाल साहब ने तो संजोग से दोनों गुण विद्यमान हैं, किंतु वे न तो अपने कवि हृदय का ही परिचिति देते हैं और न ही पत्रकार होने का फर्ज पूरा करते हैं। उनके लिए इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संगीत सुनना और उससे भी ज़्यादा महत्व रखता है अमेरिकी का दूतावास। कहने का तात्पर्य है कि उपभोक्तावादी समाज में व्यक्ति इतना यांत्रिक हो जाता है और सत्ता प्रतिष्ठान में जुड़ने के बाद तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को खो बैठता है। उसके लिए पद, प्रतिष्ठा, पैसे ही साध्य बन जाता है, माध्यम, और मानवीय मूल्य एवं नैतिक सामाजिक दायित्व पर्दे के पीछे चले जाते हैं। तिरछ स्थिति की भयावहता, दहशत और अमानवीयता परिवेश के बीच आदमी को असहायता की कहानी है। ये हमारी व्यक्तिगत यथार्थ से ऊपर उठकर तिरछ, व्यापक और अमूर्त होती हुई अपने प्रति को सार्वजनीन गहरी सार्थकता देती है। ये हमारी कहानी। चलिए बच्चे, जितना भी मैंने एक कहानियों के बारे में बताया है तो इसके मूल पूर्ण सारांश के रूप में उसके मूल भाव को मैंने निहित किया है। कहानी बहुत लंबी है, 7 पन्नों की कहानी है, 7 दूना 14 पृष्ठ की कहानी है हमारे बच्चे। तो चलिए
हाँ, मैंने ये साफ ही बता दिया है कि तिरिच छिपकर चलिए भाई, ये कहानी प्रचलित विश्वासों और रूढ़िवादियों का प्रतीक है। तिरिच कहानी का शहर में पिता के साथ जो व्यवहार होता है वह व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक मानसिकता या विकृति का प्रतीक है, जो कोई किसी को हमदर्द नहीं होता, सभी अपने आप में सिमटे हुए। यहाँ दुख व्यापक नहीं है। वाचक कहानीकार वाचक के स्वप्न में तिरिच का या हाथी बार बार आते हैं। निसंदेह ये आतंक और त्रास के प्रतीक हैं। कहानी में जादुई कुछ नहीं है। लेखक परंपरा से प्राप्त लोक प्रचलित विश्वास को कहानी का आधार इसलिए बनाता है ताकि कहानी में आधुनिक जन्य विसंगतियों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सके। इस कहानी में तिरिच को एक प्रतीक या रूपक के रूप में ग्रहण किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे समय और समाज के यथार्थ को सशक्त ढंग से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी इसी मूल भाव के साथ निहित है और बच्चे हम चाहेंगे कि ज़रूर हमारे इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और